दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम 10th के बुक फर्स्ट फ्लाइट की पहले पोएम की बात करेंगे, डस्ट ऑफ ए स्नो की। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1923। 1923 में यह पहली बार पब्लिश हुआ था एक बुक में जिसका नाम था न्यू हैम्पशायर, और ये काफी पॉपुलर रहा क्योंकि इसमें दो फंडामेंटल चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। पहला ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी चीज थी एनिमल सिंप्लिसिटी। बड़े ही कॉम्पैक्ट और सिंबॉलिक फॉर्म में इसे दिखाया गया है इस पोएम में, और ये बड़ा ही नीट फॉर्म में है। इसकी लाइंस बड़ी ही राइमिंग है और बीट बड़े ही रिदमिक है। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, who was an American poet and the recipient of 4 times Pulitzer Prize for Poetry. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे आदमी थे, एक ऐसे अमेरिकन पोएट थे जिनको इस पोएट्री के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। आइए अब हम बात करते हैं इस पोएम की। अगर हम इस पोएम की बात करें तो आप देखेंगे कि इस पोएम में पोएट ने 3 चीजों को इस्तेमाल किया है। फर्स्ट इज द क्रो, सेकेंड इज द डस्ट ऑफ ए स्नो एंड द थर्ड इज हेमलॉक ट्री। अब सवाल यह है कि पोएट ने इन 3 चीजों का इस्तेमाल इस पोएम में क्यों किया है। इन चीजों को इस्तेमाल करके पोएट क्या दिखाना चाहते हैं और ये 3 चीजें हैं क्या। फर्स्ट इज द क्रो, इट इज considered inauspicious and symbol of death। क्रो को हमेशा inauspicious मानते हैं और इसे symbol of death मानते हैं। Second thing is dust of a snow, it indicates bad luck also, and इस dust of a snow को bad luck तो मानते ही हैं, साथ में इसे अच्छा कभी नहीं मानते। तो ये जो डस्ट ऑफ ए स्नो है ये भी एक इसे टेरिबल भी मानते हैं। तो सेकंड चीज थी डस्ट ऑफ ए स्नो, एंड तीसरी चीज थी दैट इज हेमलॉक ट्री, जो पॉइजनस होता है। और एक समय हुआ करता था जब इस हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल सुसाइड करने में किया जाता था क्योंकि यह पॉइजनस होता है। पोएट ने इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया है। All these 3 symbols have been used by the poet to show that the day was quite bad and it would have ruined his remaining day। और हो सकता है कि इन 3 चीजों ने उसके बचे हुए दिन को खराब कर दिया होता। यानी कि पोएट का जो समय था वो काफी खराब था। ही वॉज इन ए वेरी बैड मूड, और जब डस्ट ऑफ ए स्नो उसके ऊपर गिरता है तो ऑल ऑफ ए सडन ही चेंजेस हिज मूड। उसका मूड चेंज हो जाता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर ये डस्ट ऑफ ए स्नो उसके ऊपर नहीं गिरा होता तो शायद उसका रिमेनिंग डे भी खराब हो जाता। इसमें हम एक चीज देखते हैं कि जब डस्ट ऑफ ए स्नो falls on the poet, he feels very good. He really feels that a part of the day has been set by this falling of a snow। अब अगर हम इस पोएम के अगर मैसेज की बात करें कि what the poet want to convey here as message, तो this poem gives us the message that one should never become helpless and hopeless and sorrowful। हमें अपनी जिंदगी में कभी भी उदास या दुखी नहीं होना चाहिए whenever we are facing any tough time in our life, क्योंकि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ऐसा होता है कि कभी एक छोटी सी चीज भी हमारे इस दुख को, इस तकलीफ को, इस परेशानी को शॉर्ट आउट कर सकती है। एंड दैट वाज डस्ट ऑफ ए स्नो। तो हमें कभी भी
जब भी कोई हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, वी शुड नेवर बिकम होपलेस। हमें कभी भी सॉरोफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारी जिंदगी में आती रहती हैं। और एक वी कैन गेट रिलैक्सेशन एंड रिलीफ इन वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो। तो दोस्तों, ये था इस पोएम का हिंदी समरी जो पोएट ने यहां बताने की कोशिश की है। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे समझ से हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज, तो मैंने आपको बताया वो था इस पोएम का जो मैसेज है द पोएट वांट्स टू कन्वे हियर। सेकेंड, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट हैपन व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन पोएट। पोएट क्या करता है जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है। थर्ड से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द पोएट्स डे बिफोर द इंसिडेंट्स। बिफोर द इंसिडेंट्स, व्हाट वाज द इंसिडेंट्स? Incidents was the falling of snow. The day was quite bad for him before the falling of the snow, and after falling of the snow, the day completely changes. It becomes good now. The mood of the poet also changes, and he feels relaxed. Dust of snow से और भी कुछ क्वेश्चंस जैसे, what does the crow symbolize in the poem? मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज कंसिडर्ड inauspicious in our society and is also a symbol of death. What do you mean by dust of snow? I have already explained. Dust of snow क्या है? It also indicates bad luck and something terrible. What does the crow and hemlock symbolize? I just explained you. These are some important questions from this chapter. हमें 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करने चाहिए, और जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप राइज कर सकते हैं उतने ज्यादा आपकी क्लैरिटी जो है इस चैप्टर पे बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा जो इसके सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है और जो पोएम है वो आपको क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।